हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही काम आता है। क्या आता है? बहुत काम आता है। उस टॉपिक का नाम है फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आज यहाँ पर हम कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ा करेंगे। क्या बोल रहा हूं? हम यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ा करेंगे। हेडिंग डालो, फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, धकाधक तोड़ेंगे, भकाभक तोड़ेंगे। ठीक है। और तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? एनर्जी। ये चौक है, चौक को कोवेलेंट बॉन्ड मान लो। अगर तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, यही करेंगे। ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। हम नहीं तोड़ते, एनर्जी देके तोड़ेंगे। और किस तरीके से टूटेगा वो डिपेंड करेगा बॉन्ड पर। देखेंगे क्या बोलना चाह रहा हूं। तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो फिजन या टूटता है वो दो तरीके से टूट सकता है ना। एक कोवेलेंट बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन होता है, होमोलिटिक फिजन। एक होता है बेटा हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलाइटिक फिजन। ठीक है। देखो, होमोलिटिक फिजन को समझते हैं, फिर हम हेट्रोलिटिक को सीखेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर दूं। होमोलिटिक फिजन को समझेंगे सबसे पहले। होमो का मतलब होता है सेम, फिजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है। देखो, होमोलिटिक फिजन कब होगा? देखो ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों पे फोकस करना। ठीक है। होमोलिटिक फिजन का मतलब क्या है? कुछ नहीं है, बॉन्ड एग्जैक्ट कैसे टूटेगा? इक्वली टूटेगा। मतलब मान लो दो आदमियों को एक रस्सी से जोड़ा है। ध्यान से ना, बोल क्या रहा हूं। होमोलिटिक फिजन को समझने के लिए मेरे स्टेटमेंट को ध्यान दो। दो आदमियों को एक रस्सी से बांधा है। चलो बना लेते हैं दो आदमी। एक आदमी है ए, दूसरा आदमी है बी। एक रस्सी से बांधा है इसको, किससे बांधा है? रस्सी से। और ये ध्यान रखना, ये रस्सी किससे बनी है? जो एक रस्सी है ना, ये यहां पर किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। ये बॉन्ड को दिखा रहा है रस्सी। ठीक है। तो इस रस्सी को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है, बने हैं, एक इसने दिया, एक इसने, शेयरिंग होगी, ये रस्सी बन गई है ना, ये बॉन्ड बन गया। अगर ये दोनों एटमों की पावर, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहता हूं, क्या दूंगा? एनर्जी दूंगा। एनर्जी दूंगा, हीट की फॉर्म में दो या लाइट की फॉर्म में दो। ये बॉन्ड है भाई। अब देखो, होमोलिटिक फिजन का मतलब क्या है कि अगर मैं एनर्जी दूंगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा कि बॉन्ड के अंदर है कितने इलेक्ट्रॉन? दो ना, एक इसका एक इसका। ऐसे टूटेगा कि अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाके चल देंगे। क्या कर देंगे? अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाके चल देंगे। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब जो बॉन्ड बना था, मतलब जिससे रस्सी बंधी थी, जिन दो एटमों से रस्सी बंधी थी या जिन दो एटमों से बॉन्ड बना था, उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। मतलब दोनों एटम सेम हो, तभी होमोलिटिक फिजन हो सकता है। तभी उस बॉन्ड के, जो यहां पर एक बॉन्ड बना था, उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन थे, तभी वो बॉन्ड के अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जा सकते हैं एटम्स, नहीं तो नहीं ले जा सकते। सेम एटमों के बीच अगर बॉन्ड बना हो, अगर आप उसको तोड़ रहे हो तो हर एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। इसी को हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। देखते हैं, फिर एग्जांपल से समझते हैं होमोलिटिक फिजन का मतलब क्या था। सेम एटम के सामने सेम एटम जुड़ा है। दिस इज क्लोरीन। अगर मैं इसको तोड़ने चलूं तो इस रस्सी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर मैं इसको तोड़ने चलूं तो इसकी भी खींचने की पावर सेम,
मतलब दोनों सेम एटम है तो दोनों की पावर क्या होगी, सेम। यहां से आपने एनर्जी दी तो दोनों क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ये नहीं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं जाएंगे, ना ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की पावर क्या है, सेम है। लड़ाई होगी इनके बीच? नहीं होगी। लड़ाई सेम सेम के बीच थोड़ी होती, एक ज्यादा बलवान होना चाहिए, एक कम बलवान होना चाहिए। तो यहां पर लड़ाई ही नहीं होगी, ये दोनों दोस्ती में है। दोस्त क्या करते हैं भाई, एक इलेक्ट्रॉन तू ले जा, एक इलेक्ट्रॉन मैं ले जाता हूं, तो एनर्जी देते ही ये बनेगा कुछ ऐसा। कैसा? कुछ ऐसा। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज आया? बिल्कुल नहीं आया। ये है क्या? अकेले इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। दिस इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या पेयर है क्या? नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं पर हो उसको हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप फ्री रेडिकल्स भी बोलते हो। और फ्री रेडिकल्स हाईली 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 क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ये यहां पर पेयर अप होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और ढूंढ रहे होंगे, ढूंढने के चक्कर में इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये दोनों ही क्या है, हाई 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 रिएक्टिव है। बहुत बढ़िया। तो जब भी होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड जस्ट 20 से टूटेगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अपने अपने ले जाके क्या करेंगे, सभी लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल बन गया। ये कौन सा फ्री रेडिकल है? क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये भी क्या है, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। यहां पर कोई प्लस माइनस क्रिएट हुआ? बिल्कुल नहीं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं फिर? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होते हैं? न्यूट्रल। कर सकते हो, कर सकते हो। चलो अब मैं समझाता हूं दूसरे एग्जांपल से होमोलिटिक फ्यूजन को। मान लो क्या मानोगे भाई, क्या मानोगे मेरे दोस्तों? मान लो ये है आपके पास, चलो छोड़ो इसको, नहीं, एक फ्री रेडिकल और बनाते हैं। ठीक है, ये है CH4। सपोज क्या है, CH4। वैसे तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनकी। हाइड्रोजन की 2 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन की होती है 2.5। अप्रोक्सीमेटली बराबर ही है ना। तो अगर मान लो मैं इसको एनर्जी दूं, सपोज ये बॉन्ड, इनमें से कोई भी बॉन्ड होमोलिटिक फिजन से टूटा, मान लो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट गया, ठीक है, टूटा, ये कार्बन पे फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन भी क्या ले गया, अपना फ्री रेडिकल्स। ठीक है, कुछ ऐसा बना CH4 के CH बॉन्ड को टूटने से। ठीक है, तो मुझे बताओ फिर यहाँ पर कौन कौन से फ्री रेडिकल्स बने? एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स और दूसरा कार्बन फ्री रेडिकल्स। ये क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल, क्योंकि कार्बन के ऊपर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है तो कार्बन फ्री रेडिकल्स हो जाएगा। ठीक है, ये कार्बन फ्री रेडिकल्स है। ये क्या है, न्यूट्रल है। और फ्री रेडिकल अकेला होने की वजह से, अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है तो पेयर अप करना चाहेगा, अगर पेयर अप करने के लिए ये हाई रिएक्टिविटी शो करेगा। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव्स। तो ये भी फ्री रेडिकल है। चलो एक फ्री रेडिकल में और लिख रहा हूं आपके सामने, CH3C। ठीक है, CH3, ठीक है, ये CH है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रख दिया मैंने, ये भी फ्री रेडिकल है। एक फ्री रेडिकल और लिख रहा हूं आपके सामने, एक फ्री रेडिकल और लिख रहा हूं आपके सामने बच्चे। ठीक है, तो 3 फ्री रेडिकल हैं। ये प्राइमरी है, ठीक है, ये 2 डिग्री कार्बन पे फ्री रेडिकल है, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। अगर मैं आपसे इन तीनों की स्टेबिलिटी पूछूं तो सबसे ज्यादा हाई स्टेबल कौन होगा? आप क्या बोलोगे? 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज हायर स्टेबल कंपेयर टू 2 डिग्री। ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, मिथाइल से भी एक ज्यादा हायर स्टेबल होता है जिसको हम इथाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। उसको मैं लिख दे रहा हूं, C2H5 फ्री रेडिकल्स। ये मिथाइल फ्री रेडिकल से हाईली स्टेबल होता है, इथाइल फ्री रेडिकल से सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, फिर टर्शियरी फ्री रेडिकल्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो
ये फ्री रेडिकल के अकेला 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 अकेला, इलेक्ट्रॉन अकेला है, पेयर अप होना चाहेगा, पेयर अप होना चाहेगा। और आप जानते हैं कि जो ये ग्रुप होते हैं ना बेटा, ये आर ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? डोनेटिंग ग्रुप। ये डोनेट करके किसको देंगे? इसकी तरफ। इसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होंगे? फिर इसकी तरफ। ये भी किसकी तरफ होंगे? इसकी तरफ, इसकी तरफ। ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होंगे? इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, इसमें भी और इसमें। तो मुझे बताओ, ये फ्री रेडिकल क्या होना चाहिए? जल्दी से जल्दी क्या होना चाहता है? पेयर अप होना चाहता है। और पेयर अप कहां जल्दी होगा? जहां पर आर ग्रुप क्या होंगे? ज्यादा लगे होंगे। क्योंकि आर ग्रुप ज्यादा लगे होंगे, फटाफट से उस फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो जल्दी से जल्दी वो फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा? पेयर अप हो जाएगा। पेयर अप होने के बाद वो क्या हो जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। तो यहाँ आर ग्रुप ज्यादा होने से फ्री रेडिकल जल्दी से पेयर अप हो जाता है, और जल्दी जल्दी पेयर अप होगा तो ये क्या होगा? हाईली स्टेबल कंपेयर टू मिथाइल फ्री रेडिकल्स। तो हायर स्टेबल इज दिस, लोअर स्टेबल इज दिस। और दूसरी चीज, सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल रिएक्टिव कौन सा होगा इनमें? जो हाई स्टेबल होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, जो लेस स्टेबल होता है वो हाई रिएक्टिव होता है। हाई स्टेबल लेस रिएक्टिव, लेस स्टेबल हाई रिएक्टिव। तो मिथाइल फ्री रेडिकल कंपेयर टू 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स क्या है? हाई रिएक्टिव। कर सकते हो। इन सब में एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है। ध्यान से ना, जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, और जो कम स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी CH3 फ्री रेडिकल्स की, और सबसे कम एनर्जी इसकी एनर्जी ज्यादा है, तभी तो रिएक्टिव है। कोई भूखा सोया होगा और कोई खाना खा के सोया होगा, लड़ाई होगी किसी की, मारने कौन जाएगा? जो ज्यादा एनर्जेटिक होगा। तो जो कम स्टेबल होगा उसके पास एनर्जी ज्यादा है, तभी तो कम स्टेबल है, तभी तो भाग जा रहा है। हाई रिएक्टिव तभी तो है वो। समझ लो, कर सकते हो फ्री रेडिकल के केस में। तो मतलब होमोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से हमेशा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और मैंने फ्री रेडिकल की यहां पर आपको स्टेबिलिटी भी बता दी है। चलो फिर अब हेडिंग डालो हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन। और यहां पर क्या होगा? फिर उल्टा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये फिजन तब होता है जब कोई बॉन्ड दो डिफरेंट एटमों के बीच। देखो होमोलिटिक फिजन कब था? सेम एटम सेम से जुड़ा होगा, तो इस केस में होमोलिटिक फिजन होगा। सेम एटम सेम से जुड़ा है, मतलब क्लोरीन है ना, ब्रोमीन, Br2 ऐसे है ना। तो इस टाइम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम, मतलब दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या है? सेम सब में। तो ये बॉन्ड जस्ट बीच से टूटेगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन हेट्रोलिटिक फिजन में, हेट्रोलिटिक फिजन तभी हो सकता है जब दो डिफरेंट एटम्स कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हो। क्या बोल रहा हूं? जब दो डिफरेंट एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हो। जैसे मान लो आपके पास है HCl, अगर मैं इसको एनर्जी दूं, ये जस्ट बीच से नहीं टूटेगा भैया। क्यों नहीं टूटेगा भैया? क्योंकि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, लोचा है। क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन। अगर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके पास। अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएंगे, मैं मान लो इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूं, धका धक, तो मेरे पर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। उस बेचारे से इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो उस बेचारे पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं इसको बोलूं कि इसमें किस टाइप का फिजन होगा एनर्जी देने के बाद, आप बोलना हेट्रोलिटिक। तो ये बॉन्ड टूटेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ, ये टूटेगा इधर। जब इधर टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये बनेगा भैया। मतलब जब भी हेट्रोलिटिक फिजन होगा, एक तो बनेगा पॉजिटिव आयन, एक बनेगा नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? कैटायन। और ये नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं?
एनायन बोलते हैं। समझ रहे हो? ये तो रही इसकी बात। चलो ऑर्गेनिक कंपाउंड में समझते हैं हेटेरोलिटिक फिजन को। क्या बोलता हूं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेटेरोलिटिक फिजन को समझते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। एक फॉर्मूला आपके पास CH3Cl, ठीक है, इसके बीच बॉन्ड है। एक फॉर्मूला ले रहा हूं आपके पास CH3CHCl CH3। एक फॉर्मूला ले रहा हूं CH3CHCl। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि सबसे पहली चीज तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इन तीन फॉर्मूलों में होमोलिटिक फिजन होगा या हेटेरोलिटिक फिजन होगा? आप बोलेंगे हेटेरोलिटिक फिजन होगा। कहां पर हेटेरोलिटिक होगा? जहां पर दो एटमों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, वहीं पर जाके हेटेरोलिटिक फिजन होगा। तो बताओ फिर, अगर मैं इसकी शक्ल खोलूं तो CH3 का मतलब क्या है? ये है। इसकी शक्ल खोलूं तो बाकी की शक्ल छोड़ो, इसकी शक्ल देखो आप, ये है ना, और बाकी की शक्ल छोड़ो। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईली डिफरेंस कहां पर आ रहा है? C और Cl बॉन्ड। यहां पर कहां पर आ रहा है? यहां पर क्या आ रहा है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इस पे आएगा प्लस, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इस पे आएगा प्लस, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इस पे आएगा प्लस। तो अगर मैं इसको तोड़ूं इधर करके तो आपका बनेगा CH3 पे पॉजिटिव, Cl नेगेटिव निकल जाएगा, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ये अगर मैं इसको तोड़ूं, इससे बनेगा, क्या बनेगा? यहां पर बनेगा भाई प्लस, यहां पर बनेगा भाई CH3, यहां पर बनेगा H। उसको तोड़ूं तो उसको तोड़ने से पता चला कि कुछ ना कुछ लोचा है। देखो ये आपका क्या है? मिथाइल कार्बोकैटायंस। देखो जब भी हेटेरोलिटिक फिजन होगा, एक तो कैटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो उसको हम कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। तो हेटेरोलिटिक फिजन में क्या बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में? कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। दोनों का मतलब भी एक होता है। तो ये क्या है? कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, यहां पर भी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, यहां पर भी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। ये क्या है? कार्बोकैटायन आयन, ठीक है, या कार्बोनियम आयन। चलो फिर बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की। इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। देखो ये है मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है बच्चे, ये है इथाइल कार्बोकैटायन, ये है प्रोपाइल कार्बोकैटायन, है ना, ये है आपके पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो बताओ फिर इन सब में रिएक्टिव कौन है? आप बोलना है सबके सब रिएक्टिव हैं। क्यों है भाई ये रिएक्टिव? कहीं पर प्लस चार्ज दिख जाए ना, आप कहीं पर प्लस चार्ज दिखेगा ना, आप बोलना भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर कहीं पर प्लस चार्ज दिखे तो आप बोलना उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से वो क्या हो जाएगा? हाई रिएक्टिव। भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन है पूरे, मैं लूंगा ही नहीं, मैं इनएक्टिव पढ़ा रहा हूं। तो इन पे प्लस चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये सबके सब क्या है? हाई रिएक्टिव है। क्या है? हाई रिएक्टिव है। तो सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव कौन है फिर? ठीक है, वो डिस्कस करेंगे अभी। पहले तो आप याद रखो ये सबके सब क्या है? रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव किसकी वजह से है? ये प्लस चार्ज की वजह से है। ठीक है, अगर आपको इनको कम रिएक्टिव बनाना चाहते हो तो इन प्लस चार्जों को क्या करो? कम करो। भाई इन प्लस चार्जों की वजह से ये क्या है? ये रिएक्टिव है। अगर इनको आप कम रिएक्टिव बनाना चाहते हो तो प्लस चार्ज को क्या करो? कम करो। समझ रहे हो? ये प्लस चार्ज तभी कम हो सकता है जब इन प्लस चार्ज वाले कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। बिल्कुल, ये जो आर ग्रुप होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये आर ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक भी क्या है? डोनेटिंग ग्रुप।
इसमें कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा। जिस कार्बोकैटायन के पास ज्यादा से ज्यादा, जिस कार्बन प्लस के पास ज्यादा से ज्यादा R ग्रुप लगे होंगे, वहां पर पॉजिटिव चार्ज जल्दी जल्दी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, क्योंकि ये ज्यादा ज्यादा है ना, ज्यादा है तो ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि R ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है। अगर R ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है तो ये जल्दी जल्दी क्या करेंगे, प्लस चार्ज को कम करेंगे। ठीक है, यहां भी कम करेंगे, यहां भी कम करेंगे। यहां प्लस चार्ज कम नहीं हो पाएगा भाई, इसके पास कोई भी R ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो सबसे ज्यादा R ग्रुप यहां लगे हैं। यहां पर R ग्रुप एक भी नहीं लगा हुआ है इस कार्बन प्लस से, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये। क्यों? क्योंकि क्या है, कम स्टेबल है। R ग्रुप ज्यादा है तो प्लस चार्ज क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी कैंसिल। जितने जल्दी प्लस चार्ज कैंसिल होगा उसकी स्टेबिलिटी उतने जल्दी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी, ये सबसे 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 कम क्या होगा, रिएक्टिव होगा। ये है हाई रिएक्टिव, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है। ये है क्या, लेस रिएक्टिव, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है इनका सबका, ये है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। ठीक है, और 1 डिग्री में भी 1 डिग्री से भी ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, ये। तो मिथाइल कार्बोकैटायन कम स्टेबल, फिर थोड़ा ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होते हैं, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। चलो इतना कर सकते हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। तो आज हमने फ्री रेडिकल को सीखा, फिर कार्बोकैटायन को सीखा। तो कार्बोकैटायन कब बनेगा, कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन कब बनते हैं, हेट्रोलिटिक फिजन में। और हेट्रोलिटिक फिजन कब होता है, जब 2 एटम्स ऐसे हों जिनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड तो बना हो, लेकिन वो एटम्स क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। 2 डिफरेंट एटम्स के बीच अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो उस टाइम बॉन्ड टूटेगा हेट्रोलिटिक तरीके से। तो हेट्रोलिटिक फिजन में कार्बोकैटायन भी बनता है और कार्बो एनायन भी बनता है। और होमोलिटिक फिजन कब होगा, होमोलिटिक तभी हो सकता है फिजन जब कोवेलेंट बॉन्ड 2 सेम एटमों के बीच बना हो। ठीक है, और होमोलिटिक फिजन में आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल भी क्या होते हैं, मोर स्टेबल। तो मिथाइल कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल और मिथाइल फ्री रेडिकल भी क्या होता है, लेस स्टेबल। तो मिथाइल कार्बोकैटायन हाई रिएक्टिव, मिथाइल फ्री रेडिकल हाई रिएक्टिव, 3 डिग्री कार्बोकैटायन लेस रिएक्टिव, 3 डिग्री फ्री रेडिकल भी लेस रिएक्टिव। थैंक यू।